नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, चिरायु ठक्कर, जो फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, टीवी डिबेट्स में भी आते हैं और फॉरेन रिलेशंस पर लिखते भी हैं। चिरायु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हम चिरायु आपसे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो रिसेंट यूएस विजिट रही और क्या-क्या कुछ उस यूएस विजिट में चर्चा हुई क्योंकि क्वाड और यूएनजीए के को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे। उसके अलावा क्या कुछ हुआ और किस तरह से आप इस प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट को देखते हैं? जी, चिरायु। नमस्ते अंबर। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, आज हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है जितने भी देशों के साथ, उसमें यूएस इंडिया रिलेशंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा किसी भी वक्त होता है यूएस में, वो हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस बार इसका महत्व और दृष्टिकोण से भी था। तो पहले तो ये था कि यूएस के यूएस की अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे एक इलेक्शन चल रहा है एंड ये क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन का आखिरी क्वाड समिट था। सो अपार्ट फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर्स बायलैटरल एंगेजमेंट्स, क्वाड का भी एक इसमें मीटिंग था और क्वाड जो है वो चारों देशों का समूह है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है और चारों देशों के बीच में कॉमनैलिटी ये है कि वो कहीं ना कहीं चाइना को अपना एक स्ट्रेटेजिक राइवल समझते हैं, एक अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और इस कारण से इन चारों देशों ने पिछले कुछ सालों से अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है या नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज़ है उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है और अ, हमारे यहाँ जैसे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, यूएस में हर 4 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं एंड आपके सारे दर्शकों को पता होगा कि कुछ ही महीनों में, नॉट इवन कुछ महीने, कुछ हफ्तों में यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडेन, हालाँकि अमेरिका में प्रेसिडेंट्स 2 टर्म इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ की वजह से उन्होंने इनिशियली तो कहा कि नहीं मैं इलेक्शन लड़ूँगा, लेकिन एक वक़्त आया कि उनकी हेल्थ ही उन्हें प्रिवेंट कर रही थी। उनका जो फॉलोअर बेस था उन्होंने कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अब आराम कीजिए, आपको आप ये इलेक्शन जीत नहीं पाएँगे और अगर इलेक्शन जीत भी गए किसी सूरत में तो आप 4 साल एज़ अ प्रेसिडेंट कंटिन्यू एंड सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो उनके जो हित देखने वाले थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने ही उनको बैक ट्रैक करने को कहा। तो अब जब एक यूएस प्रेसिडेंट अपने सेकंड टर्म में होता है या ऐसी सिचुएशन में होता है कि जहाँ पे ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी फर्दर, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होती है या तो किसी और किस्म की लिमिट होती है। तो उस सिचुएशन में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहता है कि अपनी लेगेसी सीमेंट करे। इन द सेंस कि मेरी लेगेसी क्या होगी? मेरे जाने के बाद मुझे लोग किस सूरत में देखेंगे? अब आप ये जो क्वाड है या जो ये चाइना के प्रति एक नया रुझान है यूएस के अंदर, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं प्रेसिडेंट ओबामा से हुई थी एंड प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में एक पॉलिसी कन्वर्सेशन शुरू हुआ था वॉशिंगटन के अंदर जिसे कहते हैं पिवट टू एशिया। तो उससे पहले ये माना जाता था कि कहीं न कहीं यूएस के नज़रिए में उनका एक प्राइमरी स्ट्रेटेजिक राइवल सालों तक रशिया रहा है और रशिया का थ्रेट यूरोपियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट को था। तो यूएस की अगर एक ग्रांड स्ट्रेटेजी देखी जाए तो उसमें ये जो एंटायर यूरोपियन लैंडमास है, जिसमें ज़्यादातर कंट्रीज जो ईयू के साथ है और नेटो के साथ है वो और रशिया, ये एक यूएस का प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्री ऑक्यूपेशन था। और फिर 9/11 और जो बाकी की जो पीछे सूरत हाल हुई, उसमें कहीं न कहीं मिडल ईस्ट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया। तो एशिया बहुत सालों तक यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में या उनकी जो प्रायोरिटी थी उसमें कहीं न कहीं पीछे रह गया। अब वो सिचुएशन को चाइना की राइज़ की वजह से कहीं वॉशिंगटन को रीथिंक करना पड़ा कि यार एक तो इकोनॉमिक ग्रेविटी वर्ल्ड की चेंज हो रही है, क्योंकि चाइना का राइज हो रहा था। चाइना क्विकली बिकेम द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस। उसने जापान को पीछे छोड़ दिया, जर्मनी को, यूके को, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को, सबको पीछे छोड़ दिया और वो दुनिया में नंबर 2 हो गया। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रेविटी चेंज हो रही है और इसके साथ साथ जो चाइना का एक जो एटीट्यूड था साउथ चाइना सी में या एशिया पैसिफिक में और
जो वो चाहता था कि वो ताइवान को कहीं न कहीं इंटीग्रेट कर ले या अपना जो लैंडमास या अपना जो एक मैरीटाइम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसे बरकरार रखे या बढ़ाए, इन चीज़ों से बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ को डिफ़िकल्टी थी। तो वॉशिंगटन के विचार में ये चीज़ चेंज होने लगी कि एशिया को हमें ड्यू इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और जब क्या कहते हैं ये तीनों कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट ओबामा से शुरू हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेगोशिएट किया और फाइनली प्रेसिडेंट बाइडेन ने अफगानिस्तान में से पुल आउट किया। तो उस पुल आउट को वहां से जो अमेरिकन फोर्सेस चली गई, उसके पीछे भी एक लॉजिक ये था कि अगर हम लोग ऐसे छोटे छोटे थिएटर्स में बंधे रहे तो हमको जो एक फोकस, अटेंशन और रिसोर्सेस एशिया के पीछे देने पड़ेंगे, वो हम दे नहीं पाएंगे। तो पिवट टू एशिया ओबामा के प्रेसिडेंट के अंदर शुरू हुआ उनके वक्त में। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस चीज़ को आगे ले गए। हमने देखा कि उन्होंने इंडो पैसिफिक की शुरुआत की। जो पहले पैसिफिक कमांड हुआ करता था, नेवल कमांड हुआ करता था, उसकी जगह उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया। और शिंजो अबे जो कि उस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि आप पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की चैलेंजेस को अलग अलग नहीं देख सकते। इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में जहाँ पे आपका 97% ग्लोबल ट्रेड ओशंस के माध्यम से जा रहा है, वहाँ पे आपका एक कॉन्फ्लुएंस है बिटवीन क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। तो इंडो पैसिफिक की शुरुआत की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कॉड किया। तो कॉड की शुरुआत की जहाँ पे चारों कंट्रीज को बना के एक प्लूरिलेटरल की शुरुआत की। तो ये सब आज तक होता रहा। तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी चाहते थे कि मेरी अब ये आखिरी टर्म है, मेरे कुछ दिन बचे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो मैं इस दुनिया को ऐसा कुछ देके जाऊं, ऐसी कुछ लेगेसी बिल्ड करूं जिसके लिए मुझे याद किया जाए। एंड ही वांटेड टू गिव मोर सब्सटेंस टू दिस आइडिया। और पिछले कई वक्त से क्वाड की समिट डिले हो रही थी। चाइना के साथ यूएस का बायलैटरल मीटिंग हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमें टेंशन्स को डायल डाउन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं स्पेकुलेशन शुरू हुआ कि वॉशिंगटन उस तरह से चाइना को एग्रेसिवली नहीं देख रहा था। तो ये भी एक क्या कहते हैं कि इस पे भी एक क्लैरिटी चाहिए थी। तो एक राइट टाइम पे क्वाड समिट हुआ जो और इस बार हमारी बारी थी, इंडिया की बारी थी होस्ट करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि नहीं, ये मेरा आखिरी टर्म है, मैं इसे होस्ट करूंगा। और उन्होंने अपने होम टाउन पे होस्ट किया। और ही ट्राइड सो मच कि इसको एक नया सब्सटेंस दिया जाए। और एंड विल टॉक अबाउट क्या क्या कॉड करना चाहता है। हुँ। बट कॉड को एक सब्सटेंस देने की उन्होंने क्या कहते हैं एक एक अपनी लेगेसी बिल्ड करने का ट्राई किया। और इस लेगेसी बिल्डिंग प्रोसेस में वो बहुत कुछ करना चाहते थे या बहुत कुछ नया इनिशिएट करना चाहते थे। और उस वक्त प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना, उसमें पार्टिसिपेट करना, जो कि बट ऑब्वियस है अगर आप हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमने भी थिंकिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव हमने भी एक्सेप्ट किया कि जब आप इस क्वाड ग्रुपिंग को आगे ले जाना चाहते हो तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले अ रोल इन दैट। हमारी जो भी भूमिका होगी और हम बाकी के जो दो पार्टनर्स है जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ मिलके हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसका अगर कोई मेजर मेजर कोई फोकस था तो वो क्वाड था। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो अपने वक्त का यूज करेंगे, तो उन्होंने सीईओज के साथ एक मीटिंग की। मैंने देखा हमारे एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने सारे सीईओज और उनकी कंपनीज के वर्थ लगाया। तो एक फोटो में $7 ट्रिलियन की वर्थ की कंपनीज चलाने वाले सीईओ के साथ एक बहुत ही पावरफुल पावर पैक राउंड टेबल किया। डायस्पोरा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। तो ये सारे एंगेजमेंट थे। उन्होंने पार्टी वर्कर्स के साथ भी कम्युनिकेट किया। बट इफ यू आस्क मी द सेंट्रल फीचर, जो मेन चीज थी प्राइम मिनिस्टर के विजिट में, वो कॉड थी। और वो प्रेसिडेंट बाइडेन उसको जो नई लेगेसी का फॉर्म देने वाले थे, उसमें हमने उसको एम्ब्रेस किया। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली अगर हम कॉर्ड की हम उसकी महत्ता को समझने की कोशिश करें तो विश्व में बहुत ही शक्तिशाली समूह के रूप में देखा जाता है क्योंकि उसमें बड़ी शक्तियाँ शामिल हैं, शक्तिशाली देश शामिल हैं। चिरायु जैसे आपने कॉर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि क्या वो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर उस पे आप थोड़ी-सी रोशनी डाल पाएँ। सी कॉड जब से शुरू हुआ है तब से कुछ चीज़ जैसे होती है बोली जाती है, कुछ चीज़ नहीं बोली जाती कूटनीति के मामलों में। तो एब्स हाँ, जो चीज़ें जो बोली जा सकती हैं वही हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग वही डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कूटनीति के मामलों में
क्वाड के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई है, लेकिन जो एक शब्द नहीं बोला जाता लेकिन वो सेंट्रल टू क्वाड है, दैट इज चाइना। अब ये चीज है कि क्वाड का जो हर पार्टनर है उसकी चाइना के प्रति इश्यूज अलग अलग है, उनका इंटरकनेक्शंस अलग अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है। वो सब चाइना को स्ट्रेटेजिक राइवल तो समझते हैं, लेकिन द नेचर ऑफ राइवलरी, देयर अबिलिटीज टू कोप विद चाइना एंड टू कन्फ्रंट चाइना, वो सब अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मिसमैच बिटवीन ऑल क्वाड पार्टनर्स है। तो दे आर ट्राइंग टू कम टुगेदर, चारों कंट्रीज रेगुलरली मिलते हैं एंड सोचते हैं कि हम किन किन विषयों पर इनिशियली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि क्वाड ने अभी वो एशियन नेटो का फॉर्म नहीं लिया है, और अ, माना ये जाता है कि अभी ऐसा वक्त नहीं आया है, ना चारों कंट्रीज उस माइंडसेट में है कि उसे एक एशियन नेटो का फॉर्म दिया जाए। तो जैसे यूरोप में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर नेटो बनाया है, जिसका प्राइमरी कंसेप्ट ये है कि अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। तो ये आर्टिकल 5 जो है वो नेटो की सेंट्रल थीम है। तो इस टाइप का एशियन नेटो कि अगर चाइना किसी को भी टच करना चाहता है, या चाइना साउथ चाइना सी में या ताइवान के ऊपर कुछ करना चाहता है, तो चारों मिलिट्री घुस जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटली मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए काम करे, उसका एक सेंट्रल हेडक्वार्टर हो जैसे नेटो का हेडक्वार्टर है। ऐसा अभी क्वाड का स्वरूप नहीं है। क्वाड राइट नाउ इफ यू आस्क मी एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है कि चाइना को ये कहना चाहता है कि हम जो डेमोक्रेसीज है, जो अभी करंट इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ काम कर रही है, वी वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और हम इस फॉर्मेट में इस ये जो अभी वैश्विक सिचुएशंस है उसमें चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं हम लोग साथ मिलके भी आपको कंटेन करने के लिए काम करेंगे, भले आज हम लोग वो एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं जा रहे। अब इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया के लिए चाइना मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा आज जो राइज हो रहा है, इकोनॉमिक राइज हो रहा है, उसमें हर एरिया में कहीं ना कहीं ऐसे एक दो तीन क्रिटिकल चीजें होती है हर इंडस्ट्री के अंदर, हर डोमेन के अंदर, जिसके लिए हमारा प्राइमरी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है। आप क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देख लिए, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वी आर ह्यूज मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसकी जो एपीआईज है वो कहीं ना कहीं आज तक हमने वो डेवलप नहीं किया, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अ, आप ईवीज को देख लीजिए, तो बैटरीज के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। सेकंड, हम डायरेक्टली आउट ऑफ द फोर कंट्रीज वी आर द वन हु आर शेयरिंग अ डायरेक्ट बॉर्डर, अ कंटेस्टेड बॉर्डर, और हमारा एक बॉर्डर इशू है जो लगातार कहीं ना कहीं चलते रहता है, भले वो बहुत ही छोटे स्वरूप में हो। 2020 में एक इसका मेजर स्वरूप हो गया तो सबने नोटिस किया, लेकिन उससे पहले भी कहीं ना कहीं ये बॉर्डर इश्यूज बहुत ही छोटे फॉर्म में चलते आए हुए हैं। लेकिन चूंकि हमारा एक 1993 का अग्रीमेंट है कि ईदर साइड विल नॉट यूज फोर्स, तो हम लोग गन्स का या क्या कहते हैं कोई और वेपन्स का यूज नहीं करते। और इसलिए आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि जब 2020 में भी ये मेजर skirmishes हुए, तब उन्होंने वो लकड़ी लेके या रॉड्स लेके एक दूसरे के साथ फाइट एब्सोल्युटली। किया। हाँ, तो सही वो, बोला। हाँ, तो वो न्यूज़ दे हैव काफ़ी वायरल थी। हाँ, they have tried to maintain the 1993 agreement, because एक बार आप उस agreement को तोड़ते हो, फिर कल तो आप वहाँ पे टैंक लेके भी जाओगे, मिसाइल्स लेके भी जाओगे, and both are nuclear powers, it can go anywhere. So it's a good sign that uh, the 1993 agreement has remained in place. So एक तो ये है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फीलिंग द हीट। चाइना का क्या कहते हैं, बहुत ही लोकल इंटरफियरेंस है, डोमेस्टिक इंटरफियरेंस है उनके पॉलिटिक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो अ पैसिफिक पावर। तो उनको ये भी फिक्र है कि कहीं ना कहीं उनके आजू बाजू में जो छोटे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, वहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के, वहाँ पे अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा के ऑस्ट्रेलिया को घेरने का प्रयत्न करेगा। एंड चाइना ने फ्यूचर में ट्राई किया था, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई किया था चाइना को आंखें दिखाने का, लेकिन फिर इतने सारे सैंक्शंस चाइना ने लगाए कि ऑस्ट्रेलिया को फील हुआ कि वी हैव टू डायल डाउन। अब यूएस की बात करते हैं। यूएस और चाइना के बीच में जो है
वो कोई डायरेक्ट बॉर्डर इश्यू या ऐसा कोई कंटेस्टेशन नहीं है, बट यूएस आज, अगर आप एक ग्लोबल हायरार्की को देखिए, ये पिरामिड को देखिए, तो यूएस आज टॉप पे है। एंड चाइना, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग पावर, इट इज ट्राइंग टू कैच अप ऑन दैट डिस्टेंस। वो अपनी जो क्षमता है वो बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है, एंड ट्राइंग टू रिप्लेस द यूएस एट द टॉप ऑफ दिस पिरामिड। तो यूएस का जो भय है वो बहुत ही अलग टाइप का भय है, कि कहीं ना कहीं चाइना हमें रिप्लेस कर देगा एट द टॉप ऑफ द सिस्टम। और जापान जो है, जापान का भी, जापान के छोटे मोटे इश्यूज तो डेफिनेटली है, बट जापान का जो चाइना के साथ इश्यूज है वो हिस्टोरिकल है, कंटेम्प्ररी है। एक तो उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया एज अ नंबर 2 पावर, आई थिंक उसको भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन जापान का वो जो स्पॉट था एज द सेकंड मेजर इकोनॉमी, सेकंड, कहीं ना कहीं वहाँ पे और भी आइलैंड्स है जिसके लिए जापान और चाइना के बीच में कोई ना कोई इशू है। तो ये जो सारे चारों चार कंट्रीज है, इनके पर्सनल कुछ ना कुछ इश्यूज चाइना के साथ है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये चारों कंट्रीज एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में रहना नहीं चाहते जहाँ पे चाइना टॉप पे हो, चाइना डिक्टेट करे, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो दे वांट टू कंटेन चाइनाज राइज टू सम एक्सटेंट और दी अदर। अब वो कैसे कर सकते हैं, कितने हद तक कर सकते हैं, वो देखना है। अभी का जो सिचुएशन है, जो और कंट्रीज फेस कर रहे हैं अंबर, वो ये नहीं है कि चाइना आज किसी छोटे कंट्री पे उसने धावा बोल दिया है या उसने वॉर इनिशिएट कर दिया है। दैट इज नॉट द करंट चैलेंज। करंट चैलेंज ये है कि चाइना अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को वेपनाइज कर रहा है, फॉरेन एड को वेपनाइज कर रहा है, और उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्वाड के लिए आज की चैलेंज जो है वो मिलिट्री नहीं है। आज का जो करंट चैलेंज है वो टेक्नोलॉजिकल है, आज का जो चैलेंज है वो इकोनॉमिक है, आज का जो चैलेंज है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल है। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइना हुआई के थ्रू जो हार्डवेयर बेचता है पूरे वर्ल्ड में, उस हार्डवेयर में ऐसी एक भय है कि वो हार्डवेयर अ, के थ्रू चाइना सारा कम्युनिकेशन जो है उसको स्नूप कर सकता है। तो चाइना ने, फॉर एग्जांपल, कोई अफ्रीकन कंट्री है या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री है या साउथ ईस्ट एशिया का कोई कंट्री है, उसको 5G के लिए, क्योंकि सबको 5G चाहिए, सबको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, सबको फटाफट रील्स देखनी है, तो वो कंट्रीज के सिटीजन्स को भी देखना है। अभी उनके पास अपना खुद का तो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो अगर उन्होंने चाइना से 5G इंपोर्ट किया, तो उस हार्डवेयर को वो पूरा सेटअप आपको देंगे, लेकिन वो सेटअप को चाइनीज मिलिट्री जो है उसको स्नूप कर सकती है। उस हार्डवेयर के थ्रू आता जाता सारा जो क्या कहते हैं इंटरनेट ट्रैफिक है, उसको कहीं न कहीं उसको वो स्नूप कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो एब्सोल्युटली। हाँ, इस टाइप की जो सिचुएशंस है, ये जो चाइना का जो खेल है, आप हमारे नेबरहुड में भी देखिए, फॉर एग्जांपल, कि श्रीलंका को पहले उन्होंने बहुत सारा लोन दिया, जो उसकी कैपेसिटी थी उससे बाहर का लोन दिया। फिर उन्होंने कहा हम आपका पोर्ट डेवलप करेंगे। जब वो पोर्ट डेवलप हो गया और श्रीलंका पैसा नहीं दे सका, तो उन्होंने कहा कि इस पोर्ट को हम लोग ऑपरेट करेंगे। अब उनके पास जब पोर्ट का ऑपरेशनल अथॉरिटी आता है, तो वहाँ पे सिविलियन शिप्स भी आएंगे और मिलिट्री शिप्स भी आएंगे। तो मिलिट्री शिप्स जो आएंगे, वो वहां पे बैठ के, ऐसा तो नहीं कि वो रेस्ट करने आ रहे हैं उनके सोल्जर्स, वो चाहते हैं कि वहां आके वो इंडिया की जो एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करे, श्रीलंका की एक्टिविटीज है मॉनिटर करे, इंडियन ओशन के जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर करे। तो चाइना ये बहुत सारे ऐसे तरीके अपना रहा है, और क्वाड कंट्रीज चाहते हैं कि ये जो वेपनाइजेशन है ऑफ ऑल्टरनेटिव मीडिया, उसको कंट्रोल किया जाए। तो अभी आप कैसे कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में खुद डेवलप करिए और लोगों को टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल करवाइए। जैसे चाइना ने अपनी वैक्सीन देके लोगों को बहुत ही, कंट्रीज को बहुत ही सस्ते दामों में देना ट्राई किया, तो उस वक्त इंडिया ने भी बहुत सारी वैक्सीन बना के बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल दाम पे दिया। तो चाइना जो जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के मैकेनिज्म्स एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको क्वाड कैसे कंट्रोल करे, ये क्वाड का आज का प्राइमरी एजेंडा है। एब्सोल्युटली। और वो अब हम हमारे समझ में भी आ रहा है और आपने काफ़ी अच्छे से दर्शकों को समझाया। लेकिन जय जैसे कि हम भारत और यूएस की बात कर रहे थे, और हम जानते हैं कि भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो कई दशकों पुराने हैं, और
भारत, यूएस काफ़ी अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक अलाय के तौर पे देखे जाते हैं कि बहुत गहरे। तो अब अगर हम आज यहाँ पर बात करें इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भारत और यूएस के रिलेशंस को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं फ्यूचर? एम्बर, आई विश मेरे पास वो क्रिस्टल बॉल होता कि मैं आपको बताता कि भारत और यूएस के I just रिलेशन। want to know your assessment. नो नो, या श्योर, नो नो, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट कि मैं वो ट्रैजेक्टरी को प्रेडिक्ट कर पाता। बट आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पे आके खड़े हैं, जहाँ पे हमें ये तो पता है कि यूएस के लिए इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इंडिया के लिए यूएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इतना वी नो फॉर श्योर। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में तनाव भी है, और उसकी क्लैरिटी जो होनी चाहिए लोगों को कि Love hate relation, we हाँ, say. हाँ, मैं हाँ, ऐसा मेटाफोरिकली बोल सकते हैं, हेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं वहाँ पे तो हम लोग साथ मिलके बहुत सारी अहम चीज़ें कर रहे हैं। एंड अगर आप वॉशिंगटन के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो इंडिया को हर अ, जब भी ये कोई स्टेट विजिट होता है या प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है या वहाँ से लीडर्स आते हैं, हमने एक एनुअल 2+2 डायलॉग किया है जिसमें हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर साथ बैठ के विश्व भर की जो अग्रिम सिचुएशंस है उसके अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। लेकिन ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो वार्मथ है या ये जो वर्ड आपने यूज़ किया, हम लोग स्ट्रेटेजिक एलाई, न्यू दिल्ली को ये एलाई वर्ड पसंद नहीं है, बिकॉज हम लोग वो नॉन अलाइनमेंट से पैदा हुए हैं, तो अलाइनमेंट वर्ड से हमें थोड़ी दिक्कत है। हम ऐसा फील करते हैं, इंडिया ऐसा फील करता है कि कहीं ना कहीं हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको हम लोग थ्रेटन कर रहे हैं, तो हम लोग वी प्रीफर टू यूज़ द वर्ड पार्टनरशिप। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, वो कुछ एरियाज़ में अ, जो नॉटी इश्यूज़ है उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पा रही है। जैसे अप अंटिल रिसेंटली पाकिस्तान वाज़ अ मेजर इश्यू। देखिए हमारा ये जो एक-दूसरे के साथ ये जो वार्मथ है वो आज की नहीं है, वो 2000 के साल से शुरू हुई है। एंड 2000 से 2000 के साल से यूएस के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में इंडिया का इम्पोर्टेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया है। Absolutely. लेकिन वो जो सारा 2000 से लेके 2024 तक का जो ये पूरा सफ़र है, वो सफ़र में पाकिस्तान ज़्यादातर वक़्त तक एक काँटा बन के रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि यूएस फँसा हुआ था अफ़गानिस्तान में, और उनको अपने नेटो का सामान ले जाना हो, बेजिंग एग्रीमेंट हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें पाकिस्तान के सपोर्ट की ज़रूरत थी। और हम जैसा सपोर्ट एक्सपेक्ट करते थे कि आप पाकिस्तान ओपनली टेररिज्म का यूज़ कर रहा है, आप इनको ज़रा कंट्रोल में रखिए, इतनी आप क्या कहते हैं, इतनी मोहब्बत ना दिखाइए उनसे, उनको आप इतनी सारी एड दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको कंट्रोल करने का ट्राई कीजिए, आपकी कांग्रेस इतनी सारी एड दे रही है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सपोर्ट कर रहा है, आप उनको F-16s दे रहे हैं, उसके स्पेयर्स दे रहे हैं, और वो ओपनली हमें टेरराइज़ कर रहे हैं। और एक बार जो आप चाहते हैं कि हम आपके पार्टनर बन के रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के रहे, इतने इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के रहे, तो ये कैसे होगा? आप हमें भी एम्ब्रेस करते, हमारे दुश्मन को भी एम्ब्रेस करते, दोनों तो नहीं चलेगा। सो Absolutely. पाकिस्तान एक काँटा बना था। पिछले कुछ वक़्त में आई थिंक 2 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें वो सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टनर्स के बीच में नहीं दिख रही है। एक मेजर जो इश्यू है पिछले 2 सालों से जिसने बहुत ही पब्लिक फोरम में स्टीम पकड़ी हुई है, वो है खालिस्तान का इश्यू। अब खालिस्तान का इश्यू सब लोग जानते हैं, आई डोंट नीड टू गो इंटो द हिस्ट्री ऑफ इट। लेकिन कहीं न कहीं न्यू दिल्ली को ये लगता है कि अगर आप इंडिया को इतना ही इम्पोर्टेंट पार्टनर समझते हैं, तो ये खालिस्तानियों को ओपनली इतना सपोर्ट आप क्यों करते हो? Absolutely. पास्ट में आपने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, आज इसी तरह हमें कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि खालिस्तानी और ये बहुत ही छोटी एक वोकल माइक्रो क्या माइनॉरिटी है। इसके अलावा मतलब मैं कुछ बात जोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा रिसेंटली जो
बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ, उसमें भी यूएस का हाथ है। प्लस अभी जो हम ईरान में जो एस्केलेशन देख रहे हैं, उसको भी ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो मेरी असेसमेंट है कि कहीं न कहीं उधर बांग्लादेश चाइना तो है ही, प्लस हमारा पाकिस्तान जो सबसे पुराना है। इधर ईरान, क्योंकि इंडिया में भी ईरान में इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं। उसके थ्रू भी ईरान को डिस्टेबलाइज़ करके वो कहीं न कहीं इंडिया को कमज़ोर करना, या आर्म ट्विस्ट हम कह सकते हैं कि उधर से हम पार्टनरशिप करें, उधर से आर्म ट्विस्ट पे करें। तो ये जो चल रहा है, मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा है। लोगों को भी, आम लोगों को भी समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं मिडल ईस्ट पे बाद में आता हूँ, लेकिन जो जी। सेकंड पॉइंट मैं रेज़ करना चाहता था, वो आपने रेज़ कर दिया बांग्लादेश का। हुँ, सो अगेन I would not like to use exactly the word regime change and all, हुँ, but अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एंगल से भी बोलूँ एम्बर, तो एक हुँ, क्लैरिटी है कि साउथ एशिया के अंदर अ, मैं जब एक्चुअली ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, मास्टर्स कर रहा था रफली हुँ, 10 इयर्स अगो, तब हमें एक पेपर पढ़ाया जाता था कि कैसे यूएस और इंडिया साउथ एशिया के जितने भी इश्यूज है उस पे कोऑर्डिनेट करता है। एंड हमारा पूरा एक क्लास होता था उस पेपर के ऊपर कि देखो अब तो ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो गए, साउथ एशिया की सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में आप देखिए कि वो अगर अगर वो इक्विलिब्रियम था किसी दौर में, तो वो अब नहीं रहा। आपने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया। बांग्लादेश के अंदर मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहता कि यूएस ने रेजिम चेंज करवाया या अगेन आई डोंट वांट टू गेट एब्सोल्यूटिस्ट विद दैट, हुँ, लेकिन एक चीज तो है कि अगर आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है, जमात जैसी पार्टी आके इट कैन क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन इंटरेस्ट, और फिर भी आप एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं पार्टी को ओपनली जाके कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहे हो, एक पॉलिटिकल सिग्नल दे रहे हो। आपका डीसीएम जाके उनको मिलता है, आपका आपका सीनियर डिप्लोमेट जाके उनको मिलता है, तो दुनिया को एक सिग्नल जाता है। और स्पेशली जब इतने सेंसिटिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके वक्त आप जाके कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया को एक सिग्नल जाता है और बांग्लादेश की जनता को भी जाता है कि हम इनके साथ हैं। अगर आपका इंटेंशन नहीं भी था तो आप तो ऐसा नहीं, आप कूटनीति सबसे ज्यादा समझते हो, इतने साल से आप दुनिया के टॉप पे बैठे हुए, तो आपको पता है कि इस मीटिंग का क्या सिग्नल जाएगा। तो देर इज अ डिसरिगार्ड फॉर इंडियाज इंटरेस्ट इन इट्स नेबरहुड। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ मालदीव्स का। अब मालदीव्स के अंदर अभी तो सरकार चेंज हो गई और रिलक्टेंटली जो नई सरकार आई, पहले इंडिया आउट कहती थी, अब वो कहती है कि हमें इंडिया इन चाहिए। तो अगेन जो नेबरहुड के और बड़े एक्सपर्ट हैं, आप उनको बुला के इस विषय पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं एक छोटा सा डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ। 2014 से यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि उनका एक सोफा अग्रीमेंट मालदीव्स के साथ हो। नाउ सोफा इज स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट। स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट क्या होता है कि वो एक तो इट्स अ इट इज एन वे फॉर द मिलिट्री टू कम एंड ऑपरेट, यूएस मिलिट्री टू कम एंड ऑपरेट। एंड कल को अगर कुछ होता है तो वो जो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं उनको यूएस के लॉज के हिसाब से यूएस की कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द लोकल क्लॉज। तो आप एक प्रकार का एक एडजस्टमेंट, एक अरेंजमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में करते हैं। तो ये शुरुआत है अमेरिकन ट्रूप्स के आने की। अब आई थिंक तारा कार्था जी है जो पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने प्रिंट में एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल इसके बारे में लिखा था कि 10 साल तक इंडिया ने ये सोफा मालदीव्स और यूएस के बीच में साइन ना हो उसके लिए प्रिवेंट किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि भले ही यूएस कितना भी फ्रेंडली पावर हो, उसके ट्रूप्स इतने क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर आके वो बैठे, हम नहीं चाहते थे। तो यूएस में जो सालों तक ये मोनरॉय डॉक्ट्रिन रही है कि भाई लैटिन अमेरिका हमारा बैकयार्ड है और उसमें कोई मेजर सुपर पावर की मिलिट्री फुटप्रिंट नहीं होगी, लैटिन अमेरिका के जो अफेयर्स होंगे वो हम देखेंगे। मुझे एग्जैक्टली हमारे गवर्नमेंट ने कभी भी आके नहीं बोला कि वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ मोनरॉय हुँ, डॉक्ट्रिन, कोई प्रधानमंत्री ने आके इसके बारे में नहीं बोला। लेकिन ये जो इंडिया का ये जो रिलक्टेंस है, ये जो हेजिटेशन है कि वो अपनी बॉर्डर से इतने क्लोज, भले ही वो कितना ही फ्रेंडली पावर क्यों ना हो, एक फ्रेंडली मेजर पावर की फोर्सेस को वो बीच में आने देना नहीं चाहते। ये जो हमारा रिलेक्टेंस था वो ओवरटर्न हो गया। और उस वक्त के जो मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर थे वो पर्सनल विजिट पे थे,
और उन्होंने प्राइवेटली उनको बुला के अगेन जो रिपोर्ट हुआ है वो साइन हुँ। करवा दिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द मिलिट्री प्रेजेंस राइट नाउ और वो क्या एस्केलेट करना चाहते हैं। तो ऐसे छोटे डेटा पॉइंट्स है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नेबरहुड में एक जो अगर वो पुराना इक्विलिब्रियम था जो मुझे क्लासरूम में पढ़ाया जाता था कि इंडिया के साथ नेबरहुड अफेयर्स बहुत डीपली कोऑर्डिनेट करता था यूएस, और कहीं ऐसा था कि इंडियन इंटरेस्ट को प्राइमेसी दी जाती थी, वो अहमियत आज शायद नहीं दी जा रही। तो एक ये खालिस्तान का इशू है, एक ये बांग्लादेश वाला इशू है। तो ये दो मुझे लगता है कि कहीं इंडिया को ऐसा फील होता है कि ये इरिटेंट्स है रिलेशनशिप में। एब्सोल्युटली और ये इंडिया और देखिए अब हम फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तो बहुत कम भारत में अगर हम मासेस की बात करें तो उनको समझ में आता है। लेकिन अब यूएस की जो स्ट्रेटजी है, एक तरफ भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये दिखाया जाता है कि हम एक-दूसरे के बहुत ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्म ट्विस्टिंग है वो भी जनता को समझ में आ रही है और भारत की और एम्बर, मैं एक छोटी पॉइंट आपको बता दूं। जी, I would not write off the totality of US-India relationships as only a show off. बहुत ही सब्सटेंटिव लेवल पे जाके यूएस हमें स्पेशली जो टेक्नोलॉजी का डोमेन है बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। एंड आप इस अगर आपका आपके ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, मैं उनको चाहता हूं कि वो जाए यूएस इंडिया जो फैक्ट शीट है जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट पे रिलीज हुआ है उसको जाके पढ़े कि ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट वुड बी ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली है। या इट वुड बी एब्सोल्यूट मिसकैरेक्टराइजेशन अगर हम ये कहें। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर पीपल लाइक अस जो हम लोग इसे बारीकी से देख रहे हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, और मैं हमेशा संवाद में रहता हूँ, और आपकी अगर टिप्पणी है तो मैं वो भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन हम ये डाइकोटोमी देख रहे हैं, ये स्पेशल एब्सोल्युटली, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स कि एक और तो एग्ज़ैक्टली। आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आप बहुत सारे एरियाज में क्या कहते हैं, इंडिया को आगे करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऑन द एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि उसके जो कुछ कोर इंटरेस्ट है उसको आप बहुत ही नजरअंदाज करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, और ये डाइकोटोमी रिलेशंस में साथ चलता ही है अभी। एब्सोल्युटली और मुझे लगता है कि इस पे क्लैरिटी बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी क्योंकि यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है वो नज़दीक है और वहाँ पर अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं दोबारा से तो भारत और इंडिया के रिलेशंस है वो और मजबूत होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी जी और ट्रम्प जी हम्म। बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप है उनकी। हालाँकि इस बार मोदी जी उनसे मिले नहीं, लेकिन दोस्ती तो पक्की है। तो हाँ, वो उसका असर वो वो है, लेकिन दिखाई देगा। हाँ, विथ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस भी आप शायद मोदी ट्रम्प के बारे में It is कुछ a ज़्यादा light. मतलब, हाँ, आप खुल के कमेंट कर सकती है, लेकिन आई विल रिस्ट्रिक्ट टू द पॉइंट कि इवन विथ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड डेफिसिट, बैरियर्स, ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं रहते हैं, बट एक मैनेज रिलेशनशिप होता है। हमें, Absolutely. हाँ, कश्मीर वगैरह जो 2019 में हुआ और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इंडिया का सपोर्ट किया, बहुत ही वाइडली न्यू दिल्ली में ये परसीव किया जाता है कि अगर हमारे ट्रेड वगैरह में कुछ छोटे से फ्रिक्शन इश्यूज होंगे भी, फिर भी अगर ट्रम्प आए तो ये जो कोर इश्यूज है उसमें कहीं ना कहीं हमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ऐसी एक वाइड स्प्रेड फीलिंग न्यू दिल्ली में है। और इसी पे हम चाहेंगे और पर्सनली मैं आई आई विश के प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस एक बार से यूएस प्रेसिडेंट बने ताकि जो हमारे छोटे-छोटे इंटरेस्ट है जिनको यूएस डिसरिगार्ड करता है उसको भी वो कंसीडर करे आगे इन फ्यूचर। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने बहुत अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू एम्बर। थैंक यू सो मच।